पापा, भगवत गीता का जो कर्मयोग का कॉन्सेप्ट है वो तो हर कोई जानता है, पर हम दादाजी को कर्मयोगी क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों हम ये टाइटल उनको देते हैं? ऐसा उन्होंने किस तरह उसको प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ में? नहीं मतलब आर यू सीरियस? आप ये बात जानना चाहते हो? हाँ। हाँ? हाँ। आपको क्या लगता है कि वो हम लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि वो करेंगे योगा की प्रैक्टिस नहीं? नहीं, बट कर्मयोगी क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या ट्रेट्स थे उनमें? अब देखो, पहली बात तो अगर आपने थोड़ी बहुत फिलॉसफी पढ़ी हुई है जो भी, तो ये चीज़ आपने खुद देखा होगा कि कर्मयोग जब फिलॉसफी में कुछ टर्म आते हैं जो फिलॉसफी की विषय वस्तु को आम व्यक्ति की समझ बनने के लिए उसको सार्थकता प्रदान करते हैं कि वो समझ में आता है। क्योंकि फिलॉसफी तो बेसिकली क्वेश्चन रेज करने का विषय है। उसको उत्तर पाने की जो प्रक्रिया है वो उसके अध्ययन का केंद्र बिंदु बनता है। उसको समझते हैं, फिर कोई और अच्छा क्वेश्चन रेज करता है, फिर उसका और अच्छा उत्तर देने की कोई कोशिश करता है। तो इस प्रक्रिया में चेतना को विस्तार मिलता है। तो देखो, अगर आप इस सारी प्रक्रिया में देखो, जीवन की जितनी भी जो भी यात्रा होती है उसमें जो असली बात होती है वो यही है कि ये सारा का सारा चेतना का प्रवाह है। अब चेतना क्या है, उसका प्रवाह कैसे चल रहा है, उस प्रोसेस में मतलब ये एक आध्यात्मिक व्यवस्था है। जैसे हम धरती पर मतलब अपने प्रशासन में, सिस्टम में कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि कानून के मुताबिक व्यवस्था चलती है। भारत का संविधान लिख दिया गया, उसके फ्रेमवर्क में तमाम सारी मूल्य आ गए, उसके आधार पर तमाम सारे एक्ट बन गए, आईपीसी बन गया, सीआरपीसी बन गया, और तरह तरह की जितनी भी जरूरत पड़ने पर लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा और विधान परिषद अपने अपने स्तर पर भारत के संविधान के मुताबिक अपने अपने नियम बनाते हैं और व्यवस्था बनाते हैं। तो आध्यात्मिक व्यवस्था का भी अपना एक ऑर्डर है। अब वो आध्यात्मिक विधि और व्यवस्था और ऑर्डर कहाँ से आता है, जब इसके बारे में कोशिश थोड़ी सी होती है तो दर्शन शास्त्र अपने आप जन्म ले लेता है। और जो बातें कही जाती है कि मतलब जैसे संविधान है, किताबें हैं कानून की, उनके आधार पर सारा कुछ चलता है। दफ्तर है, इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको एक ऑफिस में बैठ के सारा रेगुलेट करता है। तो आध्यात्मिक विधि व्यवस्था के बारे में अगर हम थोड़ी सी उसको मतलब फिजिकल वर्ड के साथ देखें तो मतलब फिजिकल वर्ड में उसको हम मतलब अगर एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा दिखता है कि उसका मतलब अगर कोई उसको कर सकता है तो वो आता है कि कर्मयोग। वो कैसे है? वो इसलिए है कि जब आप कर्म करते हैं तो कर्म का मतलब क्या है? कर्म को मतलब अंग्रेजी में जिसको हम एक्शन कह देते हैं, उसको और भी थोड़ा सा उसका मतलब रिफाइंड वर्ड आता है जिसको डीड कह देते हैं। एक्शन और डीड्स। तो इसमें क्या है कि जो कर्म है
कर्म शब्द जो है वो जब आप मतलब उस चीज को कर्म आप कहते हैं जिसका प्रभाव, जिसका अफेक्ट जो होता है वो उसमें मतलब इतनी डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो कर्म किस नेचर का है, उसका अफेक्ट की इंटेंसिटी, उसकी जो तीव्रता है, अफेक्ट जो है, इंटेंसिटी जो है उतनी ज़्यादा हो। तो जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू प्रोड्यूस इफेक्ट, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसमें जो माइट है, उसकी जो शक्ति है, उसको हम कैरेक्टर कह देते हैं। कैरेक्टर, चरित्र। तो जो कैरेक्टर है उसका जो प्रभाव होता है वो माइंड से शुरू होता है। मतलब करते आप कर्म, आपके हाथ हो गए, आपके पैर हो गए, आपकी आवाज जो निकल रही है, तो वो उससे आपका कर्म जो है विजुअल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा उसका प्रभाव किससे पड़ता है? माइंड पे पड़ता है। और माइंड जो है उसको, उस कर्म को एक तरह की दिशा देता है। और जब माइंड की हम बात करते हैं तो माइंड को कहा जाता है कि ये असीम है। माइंड की शक्ति भी असीम है, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। तो जो माइंड है, माइंड अपनी असीम शक्ति से कर्म को इफेक्ट देता है। और वो इफेक्ट जो है वो इस तरह से मतलब फिजिकल और माइंड की जो बातें हैं मिल करके वो क्या होता है कि आपके हृदय में जो भाव होते हैं, जिस भाव से आप उस कर्म को अंजाम दे रहे हैं, वो जो भाव होता है उसमें कितनी पवित्रता है, जिसको हम कहते हैं वर्चुअस। मतलब जो भाव पवित्र हो तो माइंड की जो शक्ति है जो कर्म को दिशा दे रही है, फिर वो वर्चुअस हो जाती है। जो दो वर्ड होते हैं ना अंग्रेजी में, वर्चुअस और विशियस। वर्चुअस थॉट प्रोसेस और विशियस थॉट प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो वो फिर वर्चुअस बन जाता है। और वर्चुअस जो हम कहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि जो मूल्य हैं वो अंतर्निहित हो गए, वो आपकी चेतना का हिस्सा बन गए। वो अपने आप, मतलब उसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप ही वो वर्चुअस आपको गाइड कर रही हैं, अपने आप मतलब आपके कर्म को दिशा दे रही हैं। तो जब ये वर्चुअस थॉट प्रोसेस चलता है तो ये जो है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको कहा जाता है ना कि इट इज मतलब ये आपके अंदर ही होती है। तो आप ये महसूस करते हैं ना कि हमें ये लगता है कि अच्छा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तो उसमें आपको बड़ी हैप्पीनेस मिलती है। यू फील वेरी हैप्पी कि समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज हैपनिंग, ऐसा आपको महसूस होता है। अब उसको देखें ना, मतलब कभी कभी अगर हमें याद हो, हम लोग पता नहीं आपने भी तो हम लोग जब छोटी क्लास में थे तो एक आर्किमिडीज का वो कुछ बताया जाता था कि वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो अल्टीमेटली उसको करते करते हुआ तो यूरेका वर्ड बोलना शुरू कर देता। तो वैसे भी मतलब एकाएक आपको मतलब रियलाइजेशन होता है कि अच्छा ये चीज़ ये है। तो इसको क्या कहते हैं ना, फिर जो आपकी आत्मा है ना उसको जो है, क्योंकि वो भी अपने आप में मतलब सारी चीज़ का पुंज है, सारी चीज़ में भरी हुई है, यही माना जाता है। हम इसको महसूस भी यही करते हैं। तो वो सारी चीज़ जो आती है फिर उसको क्या होता है कि कोई चीज़ की डिस्कवरी होती है, और वो जो डिस्कवरी होती है जो सही माने में उस आत्मा के से ही निकल रही है, जो कि ऑलरेडी अंदर है, जिसको हम बोलते हैं। तो उसको जब वो बाहर निकल रही है उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञान कह देते हैं, नॉलेज कह देते हैं। तो नॉलेज जो है मतलब, तो ये जो कर्म है फिर आपको किधर, तो हम कहते हैं ना कि इनको तो कि मतलब काफ़ी नॉलेज हो। तो बेसिकली वो कर्म जो है वो वर्चुअस थॉट प्रोसेस के थ्रू एक तरह की डिस्कवरी है। डिस्कवरी का मतलब आपको पता है कि जो चीज़ पहले से ही होती है उसको आप जान और समझ लेते हो।
तो उनका, अब जो आपका सवाल था कि वो कर्मयोग के प्रैक्टिशनर के तौर पे आप उनको कैसे कहते हो, तो इसमें क्या था कि अब देखो, जब होता है कि जब आप ज़िंदगी जीने की बात करते हो तो तमाम सारे गुणों की बात की जाती है ना, कि एक ऐसे गुण हो, ऐसा होना चाहिए, लाइफ ही अच्छी होती है। उसको करते करते आप तमाम सारी चीज़ों को उसमें उसकी तरफ जाते हो, ठीक है। अब जैसे उसमें क्या होता है कि भाई आप मतलब एक किसी के प्रति आपके मन में कोई बेवजह की पूर्वाग्रह नहीं है। उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में हर टाइम बड़ी बातें रखी, और उन बड़ी बातों को रख करके बड़ी सोच के साथ चलते थे। कभी भी उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास साधन क्या है, मतलब मैं रहता कहाँ हूँ, मतलब कभी ये सारी चीज़ों ने उनको मतलब ये मतलब इस तरफ नहीं कभी उनका ध्यान ले गया कि हमारे पास संसाधन का मैं कैसे कर पाऊँगा। तो उन्होंने अपनी चेतना की, खुद की शक्ति को जागृत किया, अपनी कर्मठता के, अपने कर्म से उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट विचारों से, अपने वर्चुअस थॉट प्रोसेस से उन्होंने अपने आप को एक अपनी डिस्कवरी जो थी, अपनी चेतना की डिस्कवरी उन्होंने खुद करने की कोशिश की। और डिस्कवरी जो है करने के, उसकी डिस्कवरी होती गई जैसे जैसे वो अपनी वर्चुअस थॉट प्रोसेस का जो क्रम है उसको उन्होंने अपने हिसाब से, तो जितनी भी सारी चीज़ें मतलब उनका जो कर्मयोग की प्रैक्टिस है उसका आउटकम ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा महल बना दिया। उन्होंने उन्होंने एक ऐसी चेतना को, एक चेतना का ऐसा उन्होंने चारों तरफ एक ऑरा ऐसा बनाया कि वहाँ से जो भी जुड़ता गया वो अपने थॉट प्रोसेस में वर्चुअस होने का उसमें ना उपक्रम आ जाता है। उस उपक्रम में मतलब उनका जो पूरा एक प्रभाव जो है, जो आप सामने सबको दिखता है, हर कोई। अब जैसे यहाँ का चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे उनकी उम्र के साथ का कोई भी जो सबसे ज़्यादा उम्र का जिंदा हो, अभी आप सबसे बात करें तो मतलब उनका सबका यही होता है कि उनकी विशिष्टता क्या थी, कि वो अपनी विशिष्टता में, कि उन्होंने लाइफ में कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिसमें उनका स्वार्थ रहा हो, जिसमें वो कोई चीज़ लालच में कभी आए हों। तो उन्होंने एक वर्चुअस ज़िंदगी ऐसी जी जिसको हर कोई ये महसूस करता है कि बिना किसी लालच के, बिना किसी फल की इच्छा के, बेवजह फल की, जिसको कहते हैं ना कि डिसइंटरेस्टेड एक्शन, जिसको निष्काम कर्म भी हम बोलते हैं, कि विदाउट एनी डिजायर, डिटैच्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, डिटैच्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, वेरी करेक्ट। तो बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ एक्शन, उसको मतलब देखो यहीं पर एक सवाल भी आता है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। यही उन्होंने किया। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि अब जैसे उनको खुशी किस चीज़ से, अब आपको मैं एक बड़ी रेलिवेंट बात बताता हूँ। मेरी जब शादी हुई थी तो शादी का जैसे होता है ना, शादी वादी का चलता रहता है, प्रोसेस है, चल रहा होता है। तो अब वो भी अपना कहीं बैठे होंगे, रिचुअल्स होते हैं अपना चल रहे, तो सुबह हम मिले ऐसे ही। जब सुबह शादी का रात का कार्यक्रम सारा होता है तो सुबह मिले, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि खाना वाना खा लिया आपने। तो मैंने इसलिए पूछा कि मेरे को किसी ने बताया कि पिताजी ने तो लगता है रात को खाना खाया नहीं है, उनको भूख लगी हो। तो मैंने ऐसे पूछा खाना क्या कहते हैं, उन्होंने हंस के कहा यार कोई बात नहीं। तो उन्होंने उसने रात को खाना नहीं खाया, जिस भी कारण उनको किसी ने शायद बोला नहीं होगा, या उनका जो भी रहा होगा, किसी भी कारण कर से जो भी बात रही होगी। तो
तो उनको इस बात में ये था कि चलो यार, मतलब ये फंक्शन मतलब चल रहा है, वो उसको उसमें खुश थे। उनको खाने का, तो उन्होंने ये कहा कि खाने का क्या है, खाने का तो आप समझ रहे ना कि मतलब उनके वर्चुअस थॉट में इतना बड़ा था कि वो ऐसी चीज़ों को, उनको इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि चलो हमारे बेटे की आज शादी हो रही है, हमारे लिए ज़्यादा, मतलब वो उसमें उनको सुख ज़्यादा मिल रहा था। खाना तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। तो मतलब जस्ट मैं प्रैक्टिकल एंगल से बात कर रहा हूँ, बाकी ये तो बहुत छोटी सी बात थी। उनकी ज़िंदगी का हर क्षण उन्होंने ऐसे ही जिया है। उनके लिए मतलब जो चीज़ें जो हैं वो बड़ी चीज़ों में उनका टेस्ट था, बड़ी चीज़ों में उनका टेस्ट था। क्योंकि जब भी वो बात करते थे, मिलते थे, उनका ही होता था कि ज़िंदगी में हमें लालच में नहीं आना चाहिए। हमें, वो अपने शब्दों में उसको, उनका कहने का यही मतलब होता था कि आप अपनी प्योरिटी है, जिसको हम फिलॉसफी में प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस कह देते हैं ना, मतलब वो सारी बातें घुमा फिरा के उनका यही करके भाई अपनी चेतना की शुद्धता जो है उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं। और मतलब ही लिव्ड इन हार्मनी विद द नेचर, जिसको हम मतलब धर्मा कहते हैं। धर्मा का मतलब है कि लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर। तो नेचर और जो आपकी उसमें है एक तारतम्य रहे। तो मतलब उस आपके सवाल पर मैं आता हूँ, थोड़ा सा हम डाइग्रेस हो जाते हैं कि वो कर्मयोगा को प्रैक्टिस कैसे करते थे। तो बात वही है कि उनका जो एफर्ट होता था, जितना भी सारा एफर्ट था, वो एक्सेलेंस इन एक्शन की तरफ था कि जो भी काम करो उसको बेस्ट तरीके से करो। उसमें तो वो बात है ना कि मतलब आप प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ जब आपका मोटिव जाता है ना, तो वर्ल्डली आउटकम अपने आप आते हैं। समझ रहे ना, जो जितने जरूरी हैं आपको उसको सस्टेन करने के लिए। ये उनका विश्वास था कि उस तरफ ध्यान दें कि कुछ करोगे तो फिर निराश होगे, परेशान होगे, बात बनती नहीं। तो आप अपनी प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस से फोकस करो, और प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस से फोकस करके कर्म करोगे तो यही है निष्काम कर्म। कि मतलब फिर आप ग्रेड की तरफ नहीं जाते हो, जो कहा जाता है ना नॉर्मली। ये तो खास बात है कि इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता है कि बिना मोटिव के कर्म कैसे हो सकता है। जब भी मैनेजमेंट की जो टॉप लेवल की चीज़ें होती है, जब उसमें आता है कि भगवत गीता का निष्काम कर्म और ये सिद्धार्था का आई कैन वेट, आई कैन फास्ट, आई कैन थिंक, तो लोगों को लगता है कि ये तो मतलब लिखने के लिए चीज़ें हो गई, मतलब इसको आप बिना मोटिव के आप कर्म कैसे कर सकते हो। तो इसका जवाब समझना भी इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि बेसिकली प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ आप जाते हो। प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस जब आपको आपके कर्म को गाइड कर रही है, तो उसका जो प्लेजर है, प्लेजर एंड पेन है, उस प्रोसेस में प्लेजर भी है और पेन भी है। तो प्लेजर और पेन दोनों को मतलब सस्टेन करके फिर उसी प्रक्रम में अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहने की जो बात है, तो वो चीज़ जो है फिर अपने आप होती है। उसके लिए फिर आपको तो मोटिव क्या हो जाता है? प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस जो है मोटिव क्या, मतलब वो अपने आप उस चीज़ को उसको मतलब यू कलेक्ट, ठीक है ना, यू मतलब जो भी आपका है, आपके अंदर तमाम सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं एंड इन टर्न यू थॉट, समझ रहे ना। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी का फिर आप में एक इन होता है और फिर बाद में वो आउट होता है, आप उसको थ्रो आउट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, तो कर्मयोगा को जो प्रैक्टिस करने वाली जो बात है कि ये उसको सही प्रवाह में, सही क्रम में, उसको इस ढंग से, इतना प्रामाणिक ढंग से जब आप उसको करते हैं, तो बात यही होती है ना कि मतलब सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। जो सॉलिट्यूड एंड साइलेंस है वो इंटेंसेस्ट एक्टिविटी बेसिकली हो रही होती है। ये उनका था, मतलब हर टाइम बड़ा कूल काम दिख रहा है, बट इंटेंसेस्ट एक्टिविटी में हर टाइम वो रहते थे। तो ये जो है कर्मयोगा का असली मतलब जो बात है कि व्हेन यू
seem to be in solitude and silence, but actually intensest activities are happening inside, and it is other way around also. The intensest activities are happening and from the outside, but actually you are in solitude and silence. तो ये जो इसको क्या कहेंगे, इक्वानिमिटी कहेंगे या जो भी कह रहे हैं, मतलब ये जो एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसमें कि आपका सारा जो है ना, आपका मेंटल फैकल्टी, आपकी फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं और कॉस्मिक जो एनर्जी है उसका सारा जो फ्लो है, उन माइक्रो और मैक्रो में एक ऐसा अलाइनमेंट और ऐसा बैलेंस बन जाता है, जैसे वो चक्र होता है ना कि वो उस पर चलता रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। तो वो चीज़ उन्होंने आत्मसात किया था जिंदगी में अपने आप, अपना खुद के प्रयास से, क्योंकि उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। वो संस्कृत और हिंदी के मतलब इन ग्रंथों को, अंग्रेजी को नहीं पढ़ते और समझ सकते थे, उनको अक्षर ज्ञान के बगैर। तो वो अपनी चेतना की शक्ति के सहारे उन्होंने वो सारी चीज़ें समझी, वो सारी चीज़ें उन्होंने खुद करके उसको आत्मसात किया, और मतलब उसका आउटकम भी बाहर जो दिखा कि उनके प्रभाव क्षेत्र में जो भी आया उसकी चेतना को बल मिला, उसकी चेतना को शक्ति मिली। वो अपनी चेतना की शक्ति के सहारे वो अपने आप को, अब उसने खुद अपने आप खुद अपनी डिस्कवरी करके खुद अपनी ज़िंदगी जी, खुद मतलब जो दुनियादारी के पैरामीटर्स हैं उसमें तमाम सारे उनके संपर्क में आने वाले लोगों को चीज़ें अपने आप प्रेरणा के स्रोत रहे। तो उनको कर्मयोगी कहने के पीछे जो मेरे मन में बात आती है, उसके पीछे एक, देखो मैं कहीं पढ़ा था कि भगवत गीता में जब निष्काम कर्म की बात की, कर्मयोग की बात की गई, तो बात ही नहीं होती। ये तो चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। अगर आप सरल शब्दों में कहें कि भाई दुविधाएं होती हैं, तो जिसकी जितनी चेतना की शक्ति होती है उतना उसका वो यूज़ करता है और उतना ही वर्चुअल थॉट प्रोसेस की तरफ जाता है, और उसकी डिस्कवरी ज्ञान की, उसकी ज़िंदगी का उतना ही ज़्यादा प्रभाव, उतना ही उसका चरित्र का निर्माण होता है। तो इसमें जो बात जो कि कह देना बड़ा आसान इस काम कर्म होगा, तो उसको माना जाता है कि उसको प्रैक्टिस तो बड़े कम लोगों की तरफ से हो पाया है। और कहीं मैं पढ़ रहा था कि उसमें कहा जाता है कि जो कर्म योग है उसकी अगर किसी एक व्यक्ति ने मतलब सही मायने में प्रैक्टिस किया तो उसको महात्मा बुद्ध माना जाता है। तभी तो मैं आपसे हरमन हेस के सिद्धार्थ बुक की बात कर रहा था कि महात्मा बुद्ध ने मतलब कर्म योग को, चाहे बुद्धा फिलॉसफी अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो सही मायने में कर्म योग को प्रैक्टिस किया था बुद्धा ने, और जिसमें कि मतलब देखो डिटैच्ड वे में कि मतलब उसमें कहीं से कोई, उसमें ये नहीं कि मतलब उसको बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है कि मतलब डू गुड एंड बी गुड वाली बात है। उसमें कहीं से कोई प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात होती है कि आप उसको अटेन करते हो और खुद ही उसी जिसको कि हम निर्वाणा कह देते हैं। और अदरवाइज़ क्या है, उसको ये नहीं कि वो कहाँ पे है तो उसमें मतलब उनका क्षणिक बाद आ जाता है ना कि चीज़ें जो है मतलब हर क्षण बदल रही हैं, क्योंकि हर कोई खुद ही एक्सपीरियंस करेगा, समझ रहे ना। उसके लिए, और उनका कहना है उसके लिए मतलब आपके पास ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान होगा, आप उसमें कोई चीज़, उसमें है कि आप अपने चेतना के फ्लो को समझते हुए अपने आप इस बात को आत्मदीपो भव की जो बात आती है, तो आत्मदीपो भव। अब मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि भगवत गीता की फिलॉसफी और बुद्धा फिलॉसफी एक हो जाती है, ये तो है नहीं, लेकिन आत्मदीपो भव का मतलब कि आप खुद इस प्रोसेस की में करते हुए अपनी चेतना को शक्तिशाली बनाते हैं। तो योगा, कर्म योगा को प्रैक्टिस करने की, चूँकि हमारे घर के थे वो लोग, उनकी महत्ता को हम लोग उतना नहीं समझ पाते रहे हैं जब वो जीवित थे, लेकिन अब ज़्यादा उसकी तीव्रता महसूस होती है कि उन्होंने कर्मयोग को सही मायने में मतलब प्रैक्टिस किया, और इसीलिए उनको हम विरासत कर्मयोगी, उनका जो हेरिटेज है, उनकी जो विरासत है, इसलिए वो
कर्मयोग के प्रैक्टिस की ही विरासत है। उसमें तमाम सारे सद्गुण हैं, तमाम सारे मूल्य हैं जिनको उन्होंने अंतर्निहित किया उस प्रोसेस में। तो वो तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप फिर उसके अलग अलग आयाम हैं। तो जिसको कि मतलब यही हमारी हेरिटेज है, इसी को हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है। इसीलिए विरासत कर्मयोगी का जो स्थान है, वो उसके प्रति उसकी जो महत्ता है, वो उनके कर्म योग की से निकले हुए जितने आयाम हैं उनसे जुड़ी है। क्योंकि देखिए मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, मतलब बिना पढ़े लिख करके उन गुणों को जीना जिनके लिए कि हम प्रयास करके जिनको हासिल करने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। तो ये उनकी विरासत है कि उसको उन मूल्यों को, उन गुणों को उन्होंने इस तरह से जी लिया जिसके लिए कि हमें बड़े सारे प्रयास करने की ज़रूरत होती है। तो वो 108 साल में उन्होंने उसको बहुत ही शिद्दत के साथ, बड़ी ही मर्यादा के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने किया। उन्होंने अपनी इच्छा कभी किसी को थोपी नहीं। बहुत बड़ी उनकी ये बात होती है। आज हम फिर याद करते हैं तो तमाम सारी कितना उन्होंने फ्रीडम दिया। मेरे को याद है कि वो एक बार मेरे को फ़ोन किए जब मैं तरन तारण में ये सुविधा कहते एक बार घर आ जाओ, तो मैंने ऐसे कहा कि यहाँ पर कारगिल वार का ऐसे चल रहा था। मैंने कहा यहाँ थोड़ा सा ऐसे इशू हैं, मैंने उनको थोड़ा सा बताया। तो अपनी अंदाज में कहते हैं कि जो जन्मभूमि का नहीं हो सकता है वो देश का क्या हो सकता है। तो बात ही नहीं है कि एक शब्द की बात है उनमें, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं आप उसको छोड़ करके आ जाओ। मतलब उसको उन्होंने एक अपने अंदाज में बताया कि वो तो इम्पॉर्टेंट है करो, लेकिन ये भी कोई कम इम्पॉर्टेंट नहीं। उसको हम धीरे धीरे अब 30 साल के बाद उसको ज़्यादा बेटर हम समझते हैं। मतलब 25-30 साल के बाद वो बात ज़्यादा समझ में आती है कि वो कहना क्या चाह रहे थे कि चेतना का जो प्रवाह है, चेतना की जो शक्ति है, उसमें आप बेवजह बायस्ड आपको नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो चेतना का जो प्रवाह है उसको समय और स्थान विशिष्टता प्रदान करते हैं। ऐसी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही अपने कर्म के थ्रू, अपनी चेतना की शक्ति के तहत सबको बड़ी सहजता से बताया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। और आम आदमी को होता है ना कि भाई हमने पढ़ाई नहीं की, पढ़ने के लिए यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, तो मतलब कहाँ से आएंगे रिसोर्सेज। तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आप अपनी चेतना की शक्ति के सहारे अक्षर ज्ञान पर विजय प्राप्त कर सकते हो। चेतना की शक्ति के सहारे उसमें जो शक्ति है वो किसी संस्था का, किसी डिग्री का मोहताज नहीं है। वो आपके अंदर अपनी शक्ति को खुद महसूस करके जो आप करते हो, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये उनकी विरासत का सबसे अहम पहलू है कि सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जिसको कहा फिल्मों में डाला कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। सब कुछ आपके अंदर शक्ति है। कोई किसी ना आपके पास कोई आपको लगे कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको नहीं कैसे सोचना चाहिए कि मैं इसलिए नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं। आपको लगे कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कोई सब्जेक्ट, आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये तो बहुत कठिन है, मेरे को समझ में नहीं आया। आप अगर अपनी चेतना की शक्ति को जागृत करने का आप में दम है तो फिर उस विषय भी आसान हो जाता है। रिसोर्सेस जो कॉन्स्टेंट आते हैं उनका वो भी अपने आप में मेल्ट हो जाते हैं, उनका भी कोई रास्ता बन जाता है। तो आप अपनी चेतना की शक्ति के सहारे अगर आप ज़िंदगी जीते हैं तो आप वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप डिटरमिन होते हैं करने के लिए। तो वही बात आ जाती है कि डीड्स जो है वो आप में अगर चेतना की शक्ति है तो फिर आपकी डीड्स जो है आपको निर्धारित करती है और आप उससे फिर आपका डिसीजन मेकिंग ठीक होती है और फिर आपकी डेस्टिनी का रास्ता बदल जाता है आपके। और आप उस डिस्कवरी के प्रोसेस में ऐसी मुकाम आपको मिल जाते हैं जहां आप अपनी फ्रीडम को ज़्यादा बेटर एंजॉय करते हैं। और उस फ्रीडम अल्टीमेटली सारा कर्मयोग का प्रयास हो कुछ भी, ये फ्रीडम अटेन करने का ही
एक उपराला है। आप परीक्षाएं देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, इसलिए कि आप फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए आप अपनी चेतना को और शक्तिशाली बना सकें। तो चेतना को शक्तिशाली बनाने के ही उपराले। तो उनकी खास बात थी कि मतलब वो अपनी चेतना की शक्ति को अपने ही संसाधनों से, अपने से अंतर्निहित होती है, उसको इतना शक्तिशाली बनाया कि वो मतलब हर चीज़ से ऊपर चली गई। ये है कि उन्होंने कर्मयोगा को प्रैक्टिस किया। बाकी इसके तमाम सारे आयाम हो सकते हैं, फिर कभी फुर्सत में और बात करेंगे।